तो हेलो बच्चे, मैं हूं मलेंद्र और स्वागत है आपका 12english.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के साथ हम लोग अपने बुक के चौथे चैप्टर आई हैव अ ड्रीम को समझना शुरू करेंगे, बुक के हर लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जहाँ कहीं भी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग को समझते हुए भी आगे बढ़ेंगे। इसके लास्ट में हमारे पास जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, हमने जहाँ तक पढ़ा उस पर आधारित, उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हम इसे समझना शुरू करते हैं। आपके बुक का हर चैप्टर उसके राइटर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है और आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के ऑथर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इस चैप्टर में इनके बारे में जो लिखा गया है वो यहाँ से शुरू होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929-1968, a Baptist minister by training, became a civil rights activist early in his career, leading the Montgomery bus boycott and helping to the Southern Christian Leadership Conference। चलिए, इतनी दूर में हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर बैप्टिस्ट। जैसे दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है, उसी तरह से बपतिस्मा एक संप्रदाय है जो कि यहूदियों का एक अलग कैटेगरी चला जाता है। जैसे आपने सुना होगा ईसाई होते हैं, यहूदी होते हैं, इस तरह से। तो बैप्टिस्ट उन्हें ही कहा जाता है। ओके। और सिविल राइट्स ये एक शब्द है, ठीक है। नागरिक अधिकार होता है इसका अर्थ। सिविल मतलब नागरिक और राइट्स उनके अधिकार। एक्टिविस्ट कहते हैं कार्यकर्ता को जो उससे रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि लोगों के अधिकारों से रिलेटेड जो काम करते हैं उन्हें नागरिक अधिकार कार्यकर्ता कहा जाता है, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। लीड करने का अर्थ होता है नेतृत्व करना, उसमें आगे चल करके सभी को रास्ता दिखाना, ये हुआ आपका लीडिंग। मॉन्टगोमरी बस बायकॉट ये इतिहास की एक घटना है, ठीक है, एक मूवमेंट की तरह था, एक आंदोलन की तरह। आप गूगल पर इसको सर्च करेंगे तो आपको इतिहास में जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फाउंड का अर्थ होता है उसकी स्थापना करना, ठीक है। सदर्न दक्षिणी क्रिश्चियन ईसाई को बोलते हैं। लीडरशिप नेतृत्व और कॉन्फ्रेंस यानी कि उनका गुट, उनका एक समूह। तो यहां तक में क्या कहा जा रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 यानी उनका जन्म 1929 में हुआ, 1968 यानी उनकी मृत्यु 1968 में हुई। अब बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, यानी कि अगर ट्रेनिंग की बात करें तो शुरुआत से ही उनको एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर की ट्रेनिंग दी गई थी। वो क्या हुए, अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के शुरुआती समय में ही वो एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गए। सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं जो कि लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, तो वो नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता बन गए। लीडिंग द बस मॉन्टगोमरी बस बायकॉट, और ये कहाँ से शुरू हुई उनकी यात्रा, जो ये मॉन्टगोमरी बस बायकॉट का जो आंदोलन था वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। और इसके साथ ही उन्होंने किस चीज को फाउंड करने में हेल्प किया था, सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये एक कॉन्फ्रेंस बना था, लोगों का एक गुट बना था, उसको भी उन्होंने फाउंडिंग में, उसकी स्थापना में भी उन्होंने हेल्प की थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस शब्द का अर्थ होता है प्रभावित होना, ठीक है। फिलॉसफी यानी दर्शन, उनका नजरिया। नॉन वायलेंस से बना हुआ है, नॉन वायलेंट यानी जो अहिंसा से रिलेटेड हो, नॉन वायलेंट। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, उसका विरोध करना, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना। ब्रिंग से बना हुआ है ब्रॉड, ये तो आप जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया का। अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान, उसका ध्यान अपनी ओर खींचना। तो यहाँ पर कहने की क्या कोशिश हो रही है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये भारतीय नेता जो थे हमारे, भारतीय जो लीडर थे हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, वो उनसे बहुत प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और उनकी जो फिलॉसफी थी नॉन वायलेंस की, अहिंसा की, यानी कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना है, उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाना है, बल्कि उनको अहिंसक रूप में केवल बातों से या केवल आग्रह करके ही मनाने की कोशिश करनी है। ये जो प्रतिरोध था वो उन्होंने जब अपनाया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया का ध्यान उनकी तरफ गया, जैसे पहले गांधी जी की तरफ गया था शुरुआत के समय में। In 1964, Martin Luther became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination.
through civil disobedience and other non-violent ways. यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है यंगेस्ट। यंगेस्ट होता है सबसे कम उम्र का, ठीक है। इसके बाद एफर्ट, एफर्ट कहा जाता है प्रयास को। सेग्रीगेशन कहा जाता है भेदभाव को, यानी कि जब आप अलग किसी को कर देते हैं। और रेशियल, रेशियल का अर्थ होता है नस्लीय, ये रेस शब्द से निकलता है। रेस जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है नस्ल, और रेशियल यानी नस्लीय, जो नस्ल से जुड़ा हुआ होता है। जैसे नस्ल होता है, नस्ल को आप आसानी से समझ सकते हैं कि सभी लोग अलग अलग तरह की कदकाठी के साथ होते हैं। कुछ का कलर अलग होता है, कुछ का दिखने का, चेहरे का बनावट अलग होता है, कुछ का शरीर का बनावट अलग होता है। यही चीज नस्ल कहलाती है। डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है भेदभाव को, और डिसओबीडियंस कहा जाता है अवज्ञा करना। ये मेनली इसका शब्द होता है ओबीडियंस। ओबीडियंस का होता है अर्थ बात मानना किसी का, उसकी आज्ञा का पालन करना। डिसओबीडियंस यानी आज्ञा का पालन न करना। नॉन वायलेंट, और जो ये अहिंसा जो होता है, जिसमें कि आप हिंसा नहीं करते, किसी को चोट नहीं पहुंचाते, उसी को नॉन वायलेंट कहा जाता है। और वेज का अर्थ होता है तरीका। अब इतनी दूर में क्या बात कही जा रही है, इसको पहले समझते हैं कि इन 1964 1964 में मार्टिन लूथर जो थे वो क्या बन गए, यंगेस्ट पर्सन बने, सबसे कम उम्र के इंसान बने जिन्हें की शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, वो किस लिए मिला उनको ये नोबेल पुरस्कार शांति का, कि उनका जो एफर्ट था, जो उन्होंने कोशिशें की थी, ये जो अलगाव था वहाँ के निग्रो लोगों के बीच में, उसको ख़त्म करने की, और वहाँ पर जो नस्लीय भेदभाव था, नस्ल जैसा मैंने अभी बताया कि गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव था, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। और ये जो काम था उन्होंने किस तरह से किया, थ्रू सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि सामाजिक रूप से, नागरिक रूप से केवल बातों को मना कर देने से, मानने से मना कर देना है, हमें उसको फॉलो नहीं करना है, रूल्स को उतना पालन नहीं करना है, जो सरकार कह रही है उसको फॉलो नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और नॉन वायलेंट वेज, और भी दूसरे जो तरीके हो सकते हैं जिसमें कि आप हिंसा नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन तरीकों से इन्होंने जो वहां पर अमेरिका के अंदर भेदभाव था नस्ल को लेकर के, जो नीग्रो और वाइट पीपल के बीच में था, उसको खत्म करने के लिए जो उन्होंने काम किया था, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। और उस समय वो दुनिया के सबसे कम उम्र के इंसान थे। चलिए यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी दुनिया में सबसे कम उम्र का इंसान कौन है, या सबसे कम उम्र की इंसान कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का? ओके, मैं ही बता देता हूं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। मलाला यूसुफजई नाम है उनका, ठीक है, और वो पाकिस्तान की हैं। उन्हें हमारे ही देश के कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। उस समय वो केवल 16 साल की थी। शिक्षा को लेकर के उनके काम की वजह से उनका तालिबान से कुछ कन्फ्लिक्ट चला, तालिबान वालों ने उन्हें गोली मार दी। इसके बावजूद वो लड़कियों के शिक्षा के अधिकार को लेकर के आगे बढ़ती रहीं, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जान की परवाह न करते हुए भी उन्होंने शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी लड़कियों की। चलिए अब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे कहा गया है कि मार्टिन लूथर was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ एक शब्द है असैसिनेटेड। असैसिनेट का अर्थ होता है उसकी हत्या कर देना, ठीक है, उनका कत्ल हो जाना। ओके, तो मार्टिन लूथर जो थे उनकी हत्या हो गई थी। वो अपनी एज से नहीं मरे, बल्कि उनकी हत्या हुई। वो भी कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1968 को। कहाँ हुई थी, मेम्फिस में हुई थी, टेनेसी में। ठीक है, मैंने यहाँ पर फिर से नोटिफाई कर दिया है कि आपका जो फ्री होमवर्क पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के अंत में। इसके आगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कहा गया है कि मार्टिन लूथर्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव 1953 में आई, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी, व्हाई 1964 में आई हुई किताब थी ये, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी 1968। ये कुछ किताबें हैं जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लिखी हुई हैं। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो शब्द ही इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें तो महत्वपूर्ण होता है। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है उसकी मजबूती, स्ट्राइड का अर्थ होता है लंबे कदम भरते हुए चलना, यानी तेजी के साथ यात्रा करना, और फ्रीडम का मतलब तो आप जानते ही हैं, आज़ादी। मॉन्टगोमरी जगह का नाम था, मॉन्टगोमरी स्टोरी यहाँ से निकला। केओस, केओस कहा जाता है अव्यवस्था को,
जो गड़बड़ी होती है हमारे सिस्टम में उसको, अव्यवस्था को केओस कहा जाता है, और कम्युनिटी कहा जाता है समुदाय को, जैसे कि हम लोग रह रहे हैं जिस तरह से एक जगह पर कलेक्टेड होकर के रहते हैं। इसके आगे इनके इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। इसमें जो वर्ड्स आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, पहले उसको देखते हैं। जैसे कि आपके पास पहला शब्द है स्पीच। स्पीच का अर्थ होता है भाषण, डिलीवर यानी देना, और स्टेप्स यहाँ पर दिया गया है सीढ़ियों को कहा जाता है, ठीक है। और मेमोरियल यानी कि किसी की याद में जो बनाया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आई हैव अ ड्रीम, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर जो है आई हैव अ ड्रीम, वो एक स्पीच है, यानी कि वो एक भाषण है। इसको किसी ने लिखा नहीं था बल्कि इसे बोला गया था। कहाँ पर वो उन्होंने दिया था? वो सीढ़ियों के ऊपर दिया था, लिंकन मेमोरियल के। लिंकन मेमोरियल जगह है अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी जगह है अमेरिका में, अमेरिका की राजधानी है ये वॉशिंगटन डीसी, और वहीं पर लिंकन मेमोरियल नाम की एक जगह है, वहां पर जाकर के आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिया गया था। कब दिया गया था? तो 28 अगस्त 1963 को। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state, free of racial distinction between the whites and the blacks। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे एक है ड्रीम, ड्रीम का अर्थ होता है सपना, डेवलप मतलब विकसित, डेवलप्ड यानी विकसित, और रेशियल डिस्टिंक्शन यानी कि नस्लीय भेदभाव, जो दोनों दो जो काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव था उसके ऊपर। तो इस भाषण में वो क्या करते हैं? ही स्पीक्स, वो बोलते हैं किस चीज़ के बारे में? अपने सपने के बारे में। तो कैसा सपना? ऑफ सीइंग अलाबामा। अलाबामा नाम की एक जगह है अमेरिका में, जिसको कि वो एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पर देखना चाहते हैं, यानी कि वो भी एक विकसित राज्य में गिना जाए, ठीक है, जहाँ की रेशियल डिस्टिंक्शन, ये जो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव है वो भी खत्म हो चुका हो। किनके बीच में? वाइट्स एंड द ब्लैक्स, जो काले और गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो खत्म हो चुका हो। The speech had the huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing Martin Luther as one of the greatest orators in American history। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे ह्यूज, ह्यूज का अर्थ होता है विशाल, बहुत बड़ा। इम्पैक्ट का अर्थ होता है प्रभाव डालना। रेज का अर्थ होता है उठाना, ऊपर उठाना, जैसे राइज होता है उसी तरह से रेज, तो रेजिंग यानी कि ऊपर उठाने में। पब्लिक तो आप जानते हैं, जनता, जो आम जनता जो हमारे आसपास रहती है। कॉन्शियसनेस यानी कि उनकी जो चेतना है, उनका जो होश है, उनके अंदर जो सजगता है, उसकी बात हो रही है। और राइट्स, सिविल राइट्स, यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिविल यानी नागरिक और राइट्स यानी अधिकार। मूवमेंट आंदोलन को कहा जाता है। इस्टेब्लिश करना यानी स्थापित करना। ग्रेटेस्ट, ग्रेट से बना हुआ है, ग्रेट मीन्स महान, और ग्रेटेस्ट यानी महानतम। और ऑरेटर्स का अर्थ होता है वक्ता, जो कि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया उसको समझते हैं। ये स्पीच तो जो था, जो उन्होंने भाषण दिया था वहां पर, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा लोगों के बीच में। उन्हें सजग बना दिया इस स्पीच ने कि सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो क्यों है, कैसे है, और उसको लेकर के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए। एंड इन एस्टैब्लिशिंग, और इस भाषण ने एक काम और किया कि मार्टिन लूथर जो थे उनको अमेरिकी इतिहास के महानतम वक्ताओं के रूप में, महानतम वक्ताओं में से एक के रूप में स्थापित कर दिया। यानी अमेरिकी इतिहास में बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे वक्ता हुए होंगे, अच्छे भाषण देने वाले हुए होंगे, लेकिन जो काम मार्टिन लूथर ने किया था वो बहुत ही अव्वल दर्जे का था। वो महानतम लोगों के में से एक हो गए थे इस भाषण के बाद। यहाँ तक में हमारा राइटर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। चलिए उसे अब समझना शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है 5 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand, signed the Emancipation Proclamation। यहाँ पर जो शब्द आए हुए हैं पहले उनको समझते हैं। जैसे कि एक मैंने उसे हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। स्कोर कहा जाता है 20 को, ठीक है, जैसे डिकेड 10 को बोलते हैं, ठीक है, सेंचुरी 100 को बोलते हैं, ओके, डॉजन जो है वो 12 को बोलते हैं, तो स्कोर कहा जाता है 20 को। तो 5 स्कोर यानी कि 20 बार, अगर हम 20 को अगर हम 5 बार जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 100। यानी कि 100 साल पहले अ ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी थे। कौन?
जिनके सिंबॉलिक शेडो, सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक, शेडो यानी छाया। सिंबॉलिक शेडो इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर जो लिंकन मेमोरियल है वहां पर अब्राहम लिंकन की मूर्ति लगी हुई है। ओके, उसके बाद इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन है, ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कि साइन किया गया था लगभग 100 साल पहले, जिस समय ये भाषण दे रहे थे उससे भी 100 साल पहले। किसने साइन किया था? जिसकी छाया में ये लोग खड़े थे। और किसकी छाया में खड़े थे, कहाँ थे? अभी जस्ट हमने देखा कि लिंकन मेमोरियल के हॉल में ये लोग खड़े थे, वहाँ के सीढ़ियों पर खड़े होकर के ये भाषण दे रहे थे। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिनकी छाया में हम अभी खड़े हैं, उन्होंने एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया था। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट शब्द आया हुआ है, मोमेंटस। मोमेंटस का अर्थ होता है उल्लेखनीय, एक यादगार, एक ऐतिहासिक, ठीक है। डिक्री, ये जो कि निर्णय था, ये जो फैसला था वो। बीकन कहा जाता है जो मशाल होता है, लाइट ऑफ होप यानी उम्मीद की रोशनी। मिलियंस कहा जाता है लाखों को, ठीक है। निग्रो वो लोग होते हैं जो कि काफी लंबे होते थे, और ये अमेरिका में रहने वाले काले लोग हुआ करते थे जिनके स्किन का कलर काला होता है, और उनको नीग्रो कहा जाता था। और स्लेव्स कहा जाता है गुलाम को, ठीक है। सियर का अर्थ होता है झुलसना, फ्लेम यानी आग, और विदरिंग इनजस्टिस, विदरिंग कहा जाता है जो पक्षपाती जैसा होता है, ठीक है। एक आप जान रहे हो आपकी ये गलत है, लेकिन इसके बावजूद आप उसको गलत न ठहरा करके जो सही है उसी के खिलाफ फैसला दे देना। इनजस्टिस का तो अर्थ ही होता है अन्याय। ओके, तो यहाँ पर कहने की क्या कोशिश हो रही है कि ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था, ये एक तरह से उम्मीद की तरह आया था। जो लाखों करोड़ों जो कि स्लेव्स थे, जो नीग्रो के जो गुलाम थे, वो जो रह रहे थे वहाँ पर, जो कि बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे थे, जिन्हें पक्षपातपूर्ण अन्याय का सामना करना पड़ रहा था, और वो उस आग में झुलस रहे थे, उनके लिए एक उम्मीद के किरण की तरह आया था। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. यहाँ पर जो पहला शब्द आया हमारा डेब्रेक का अर्थ हुआ कि जो नॉर्मल दिन चला करते थे उससे अलग दिन आना, एक नए तरह के युग की शुरुआत होना। कैप्टिविटी कहा जाता है कैद को, ठीक है। 100 तो 100 साल बाद। वी मस्ट फेस का अर्थ है यहाँ पर सामना करना, ठीक है। ट्रेजिक दुखद, फैक्ट यानी तथ्य, और यहाँ पर स्टिल का मतलब होता है अभी तक, और फ्री का अर्थ है यहाँ पर आजाद। ओके, तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ वो एक तरह से बहुत ही खुशी का दिन था बाकी लोगों के लिए। ऐसा लगा जैसे कि ये जो कैद की एक लंबी रात है वो खत्म होगी और एक नया सवेरा आएगा, क्योंकि उसके तहत गुलामों को आज़ाद करने की बात की गई थी कि जो भी दास प्रथा है जो वहाँ पर निग्रो को गुलाम बनाने की, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज 100 साल के बाद भी क्या हो रहा है? वी मस्ट फेस, हमें सामना करना होगा एक दुखद तथ्य का कि द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो लोग जो हैं वो आज भी आजाद नहीं है। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें स्टिल का अर्थ होता है फिर अभी तक, क्रिपल्ड यानी जकड़ा हुआ, मैनिकल्स कहा जाता है जंजीरों को जो हथकड़ियाँ होती हैं, सेग्रीगेशन यानी कि अलग थलग पड़े रहना, और चेन यानी जंजीरें, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। यानी कि 100 साल हो चुका है उस इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन हुए, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि ये जो नीग्रो लोग हैं इनकी जो जिंदगी है वो आज भी जकड़ी हुई है, आज भी हथकड़ी में, आज भी कैद के अंदर ही है, आज भी वो अलग थलग पड़े रहते हैं, आज भी उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिल पाया है, आज भी वो भेदभावपूर्ण भरी ही जिंदगी जी रहे हैं। 100 years the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a
वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने पोवर्टी। पोवर्टी का अर्थ होता है गरीबी। वैसे इसके पहले अगर एक दो वर्ड्स को और मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं तो लोनली का अर्थ होता है अकेला, और आइलैंड कहा जाता है द्वीप को, जो नदी के बीच में जो टापू होता है। ओके, और मिड्स्ट यानी कि मिड से बना, यानी उसका मतलब होता है बीच, और वास्ट यानी बहुत विशाल, ओशन तो जो हमारा समुद्र होता है, महासागर होता है, उसको कहते हैं, और मटेरियल यानी कि ये जो सांसारिक जो भौतिक चीजें होती हैं, और प्रॉस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि। कहने का क्या मतलब है कि आज 100 साल के बाद भी अगर हम पलट करके देखें तो हमें यह पता चलता है कि जो नीग्रो लोग हैं उनकी जिंदगी आज भी किसी गरीबी के आइलैंड पर कट रही है, किसी भी गरीबी के टापू पर कट रही है। और वो भी कहां पर कि एक बहुत ही बड़ा एक महासागर है हमारे आसपास, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का, जो भौतिक संपन्नता होनी चाहिए, जो भौतिक समृद्धि होनी चाहिए, उसका एक महासागर है हमारे आसपास, उसका एक महासागर है नीग्रो लोगों के चारों ओर। लेकिन वे लोग अपनी जिंदगी एक गरीबी के टापू पर गुजार रहे हैं। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है लैंग्विशिंग। लैंग्विश का अर्थ होता है दिन काटना, दिन गुजारना, दिन बिताना। कॉर्नर यानी कोना, सोसाइटी यानी समाज, एग्जाइल कहा जाता है वनवास को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आज 100 साल के बाद भी 100 years later, द नीग्रो जो लोग हैं इज स्टिल लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। आज भी वे लोग अमेरिकी समाज के किसी कोने में दिन काट रहे हैं, और वो खुद को किस हालात में पा रहे हैं कि उन्हें अपनी ही जमीन पर किसी तरह का वनवास दे दिया गया हो, एक एग्जाइल की तरह उनके लिए, कि जहां वो पैदा हुए, जहां उनके पूर्वज रहे हैं, उनके सब कुछ उनका अपना है, उनकी अपनी जमीन है, अपना देश है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वनवास मिल गया हो। So we have come here today to dramatize an appalling condition. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं उनको देखते हैं एक बार। जैसे ड्रामेटाइज, उसका नाटकीकरण करना, उसको समझने की कोशिश करना नाटकीय रूप में। अपैलिंग, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन, जो दुखद जो हालात होते हैं उन्हें अपैलिंग कहा जाता है, और कंडीशन का मीनिंग ये होता है हालात। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर पूरे सेंटेंस का? सो वी हैव, यही सारी वजहें हैं कि नीग्रो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, जबकि 100 साल पहले ही इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हो चुका था कि अब गुलामी के दिन खत्म हुए और नीग्रो लोगों को दास प्रथा से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद दिन सुधर नहीं रहे। सो वी हैव कम, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं आज, कि वो जो बुरी से बुरी हालात में जी रहे हैं, जो पूरे से बुरे कंडीशन में दिन बिता रहे हैं, उसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकें और कुछ अच्छे निर्णय ले सकें, यहाँ से सरकार के ऊपर और प्रेशर बना सकें, समाज को और बदलने की कोशिश कर सकें। ये हमारे दूसरे पैराग्राफ तक की कहानी थी। इस भाषण में यहां तक में जो भी कहा गया है उसके आधार पर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक बार उन्हें देखते हैं। जैसे मार्टिन लूथर वॉज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ था? ये आपने अभी जस्ट पीछे देखा कि 1929 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ। व्हेन वॉज मार्टिन लूथर डाइड, और उनकी जो डेथ हुई थी 1968 में हुई थी, उनकी गोली मार दी गई थी, उनको उनकी हत्या हुई थी गोली मार करके, ये हमने देख लिया। मार्टिन लूथर बिकेम डैश एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो कौन से एक्टिविस्ट बन गए थे, कौन से कार्यकर्ता बन गए थे? तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गए थे वो। ठीक है, इसके बाद पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर लेड द डैश बस बायकॉट मूवमेंट, कौन सा बस बायकॉट मूवमेंट था? मॉन्टेगोमरी। ठीक है, उसका नाम था मॉन्टेगोमरी। चिंता मत कीजिए, ये सारे आंसर्स आपके होमवर्क पीडीएफ में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। मार्टिन लूथर हेल्प्ड इन फाउंडिंग द सदर्न डैश लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस था वो? सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच इंडियन लीडर, कौन से इंडियन लीडर से वो प्रभावित थे काफी ज्यादा? तो उनका नाम था महात्मा गांधी। और मार्टिन लूथर बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, और मार्टिन लूथर दुनिया के सबसे कम उम्र के इंसान बने थे नोबेल प्राइज जीतने वाले, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले। तो वो कब बने थे,
कब उन्हें नोबेल प्राइज मिला था? इसका आंसर हम लोग जान रहे हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज जो है वो 1964 में दिया गया था। इसके बाद और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर वाज असैसिनेटेड ऑन, कितनी तारीख को मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हो गई थी? तो इसका जवाब है अप्रैल 4, 1968। 4 अप्रैल 1968 को उनकी हत्या हो गई थी। और वेयर वॉज मार्टिन लूथर असैसिनेटेड, मार्टिन लूथर की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो ये मेम्फिस, टेनेसी में हुई थी। इसका भी आंसर आपके होमवर्क पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। मार्टिन लूथर डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम ऑन व्हिच डेट? किस तारीख को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह भाषण दिया था? तो इसका आंसर है अगस्त 28, 1963, 28 अगस्त 1963 को। इसके बाद और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वेयर डिड मार्टिन लूथर डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम? तो ये स्पीच कहाँ दिया गया था? तो लिंकन मेमोरियल के स्टेप्स पे दिया गया था, वॉशिंगटन डीसी में। और एक क्वेश्चन आ सकता है, डैश प्रोक्लेमेशन वाज साइंड 100 इयर्स अगो? 100 साल पहले कौन सा प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था। डैश स्लेव्स वेर सफरिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कौन से गुलाम थे जो कि इस भेदभाव से पीड़ित थे, भेदभाव का जिन्हें शिकार होना पड़ा था? तो यहां पर हम जानते हैं कि आंसर होगा नीग्रो, नीग्रो स्लेव्स वेर सफरिंग फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इस कहानी के इस चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए एक बेहतरीन दिन बिताइए। वीडियो में लास्ट तक साथ बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।